नमस्ते दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही शानदार लेकिन उतने ही मुश्किल माने जाने वाले नाटक विलियम कॉन्ग्रीव के द वे ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये प्ले, जो साल 1700 में लिखा गया था, अपनी जबरदस्त भाषा और चतुराई के लिए जाना जाता है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसकी हर एक परत को खोलकर बहुत आसानी से समझेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 हिस्सों में इस पूरे प्ले को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नाटक किस माहौल में, किस दुनिया में लिखा गया था। देखिए, ये नाटक एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए, ये उस जमाने की एक तरह की सटायरिकल कॉमेडी थी जो खास तौर पर इंग्लैंड के अमीर हाई क्लास लोगों का मजाक उड़ाती थी। इसमें कोई फिजिकल कॉमेडी नहीं होती थी, बल्कि सारा जोर तेज तर्रार, हाजिर जवाबी और चालाकी भरे डायलॉग्स पर होता था, जो उस सोसाइटी के दिखावेपन और बनावटीपन पर चोट करते थे। द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एक बात मशहूर है कि ये थोड़ा मुश्किल है, समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इसकी यही कॉम्प्लेक्सिटी से इतना मज़ेदार बनाती है और हम साथ मिलकर इसकी हर गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए, अब आते हैं इस प्ले के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो उलझे हुए रिश्ते और झगड़े जो प्ले शुरू होने से पहले से ही चल रहे हैं। अगर ये समझ आ गया तो पूरा प्लॉट समझ आ जाएगा। अच्छा, अब जरा इस जाल को देखिए। कहानी का हीरो है मिराबेल, जिससे लेडी विशफोर्ड बेइंतहा नफरत करती हैं। क्यों? क्योंकि मिराबेल ने उनकी भतीजी मिलिमेंट के करीब आने के लिए लेडी विशफोर्ड से प्यार करने का झूठा नाटक किया था। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। लेडी विशफोर्ड की जो बेटी है मिसेस फेनॉल, वो असल में मिराबेल की एक्स लवर रह चुकी हैं। और तो और कहानी के जो विलन है, यानी मिसेस फेनॉल के पति मिस्टर फेनॉल और उनकी दोस्त मिसेस मारवुड, इन दोनों का आपस में सीक्रेट अफेयर चल रहा है और ये दोनों मिलकर सबकी दौलत हड़पने का प्लान बना रहे हैं। देखा कितना उलझा हुआ है। तो पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? बहुत सिंपल। मिराबेल प्यार करता है मिलिमेंट से, लेकिन मिलिमेंट की शादी और उसकी 6000 पाउंड की दौलत की चाबी है उसकी आंट लेडी विशफोर्ड के पास। और जैसा कि मैंने बताया, लेडी विशफोर्ड तो मिराबेल का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। यही वो मुश्किल है जिसे मिराबेल को हल करना है। तो अब मिराबेल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा? यहीं पर आता है थिएटर के इतिहास का एक सबसे चालाक और मजेदार प्लान। मिराबेल का प्लान सच में जीनियस है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वो अपने नौकर वेटवेल की शादी लेडी विशफोर्ड की नौकरानी फॉयबल से करवा देता है। क्यों? ताकि उसे घर के अंदर की सारी खबरें मिलती रहें। दूसरा स्टेप, वो वेटवेल का भेज बदलवा कर उसे एक अमीर अंकल सर रोलैंड बना देता है। तीसरा स्टेप और सबसे मजेदार, ये नकली सर रोलैंड अब लेडी विशफोर्ड को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और उनसे शादी का एक झूठा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा। और फाइनल स्टेप, मिराबेल इस धोखे का पर्दाफाश करेगा और लेडी विशफोर्ड को ब्लैकमेल करेगा कि या तो वो अपनी झूठी शादी का राज खुलने दे या फिर चुपचाप मिराबेल और मिलिमेंट की शादी के लिए हाँ कह दे। लेकिन ये प्ले सिर्फ एक चालाकी भरी कहानी नहीं है। इसके दिल में, इसके सेंटर में प्यार और शादी को लेकर एक बहुत ही गहरा और उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी आइडिया छुपा हुआ है। ये इस नाटक का सबसे फेमस सीन है, जिसे प्रोवाइजो सीन कहते हैं। यहाँ मिराबेल और मिलिमेंट एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह शादी की शर्तें तय कर रहे हैं। वो ये पक्का कर रहे हैं कि उनका रिश्ता फेनल और उसकी पत्नी की तरह कड़वाहट और धोखे से भरा ना हो। दोनों शादी के बाद भी अपनी पहचान, अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते हैं। और मिलिमेंट की एक लाइन उसकी पूरी पर्सनालिटी बता देती है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसे देर तक सोना है, नहीं, ये शादी के अंदर अपनी आज़ादी और अपनी शर्तों पर जीने का एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि ये सारी साजिशें कहाँ जाकर खत्म होती हैं। ठीक जब लग रहा था कि मिराबेल का प्लान कामयाब हो गया है, तभी विलन अपनी चाल चलते हैं। फेनॉल अपना आखिरी और सबसे गंदा दांव खेलता है। वो अपनी ही पत्नी मिसेस फेनॉल और मिराबेल के पुराने अफेयर का राज खोलने की धमकी देता है। वो लेडी विशफोर्ड को ब्लैकमेल करता है कि या तो वो अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दें, वरना वो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। और इस एक पल के लिए ऐसा लगता है कि फेनॉल जीत गया है। लेडी विशफोर्ड बुरी तरह से फंस चुकी हैं और मिराबेल का सारा प्लान चौपट हो गया है। लेकिन मिराबेल हमेशा एक कदम आगे रहता है। उसके पास एक आखिरी तुरुप का इक्का होता है। वो एक पुराना कानूनी दस्तावेज सामने लाता है। ये एक ट्रस्ट डीड थी जो उसने मिसेस फेनल की शादी से भी पहले बनवा ली थी, जिसके मुताबिक मिसेस फेनल की सारी जायदाद का कानूनी हकदार या ट्रस्टी खुद मिराबेल है।
इसका मतलब फिनाइल अपनी पत्नी के पैसों को हाथ तक नहीं लगा सकता। उसका ब्लैकमेल पूरी तरह से बेकार हो जाता है। मिरेबेल ने उसे उसी के कानूनी खेल में हरा। तो आखिर में हीरो जीत जाता है और उसे मिलेमैन से शादी करने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हम आज 300 साल बाद भी इस नाटक को क्यों पढ़ और समझ रहे हैं। इस नाटक की खूबसूरती इसके थीम्स में है, जो आज भी उतने ही सच हैं, जैसे कि प्यार और पैसे के बीच की जंग, असली अक्लमंदी और दिखावटी होशियारी के बीच का फर्क, असलियत और बनावटीपन की लड़ाई, और सबसे बड़ी बात, कैसे उस समाज में वादों और भरोसे की जगह अब कानूनी दस्तावेज और कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे थे। मिराबेल का ये कोटेशन उस पूरे समाज की सच्चाई बयान कर देता है जिसकी कॉन्ग्रेव आलोचना कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी झूठी इज्जत यानी रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो इस प्ले का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? वो ये है कि साजिशों और धोखे से भरी इस दुनिया में असली जीत किसी लड़ाई या जुनून से नहीं, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज से होती है। ये नाटक बताता है कि एक मॉडर्न रिश्ते को सिर्फ इमोशंस की नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और एक मजबूत तर्कसंगत नींव की भी जरूरत होती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब किसी प्ले का सबसे रोमांटिक पल एक कॉन्ट्रैक्ट पर मोलभाव करना हो, तो ये प्यार और रिश्तों की बदलती दुनिया के बारे में हमें क्या बताता है? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।